हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव कापरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज तो एक अलग ही वीडियो है एंड इट इज़ अ डिमांडेड वीडियो, जहां पे बच्चे एकाएक थोड़े से डर गए हैं, सहम गए हैं और बहुत सारी बातें चल रही हैं इधर उधर कि भाई आने वाले एग्जाम्स सीएमए इंटर और फाइनल के टफ होने वाले हैं। फाउंडेशन भी सुन रहे हैं टफ होने वाला है। और ऐसा बातों से लग रहा है, कई टीचर्स ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ काउंसिल मेंबर्स हैं और उनकी तरफ से शायद ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आगे एग्जाम्स टफ होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, उसके ऊपर में मेरी पूरी राय है। ये पूरा वीडियो शुरुआत से लेके एंड तक इट विल बी माय पर्सनल ओपिनियन एज टू व्हाट विल हैपन व्हाट विल नॉट। मेरे हिसाब से अननेसेसरली काफी सारी स्पेकुलेशंस और काफी सारा फियर बेकार में स्टूडेंट कम्युनिटी तक पहुंच रहा है एंड मुझे लगता है देयर इज अ नीड टू स्टॉप दैट एंड इसीलिए ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं। इस वीडियो को हर वो बच्चा देखे जिनके एग्जामिनेशन 2025 में होने वाले हैं, जून 25 या फिर दिसंबर 25 में। एंड वाई आई फील दैट कुछ भी ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं होगा जो कि आपकी इस पूरी सीएमए जर्नी को डिस्टॉर्ट कर देगा। अभी तक जैसा चलता आया है वैसा ही चलेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। एंड ऐसा मुझे क्यों लगता है उसके ऊपर ही हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। एंड आई नो कि इस वीडियो में कई लोग एक कंट्रोवर्सी देखना चाहेंगे और सोचना चाहेंगे कि शायद ये कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। देयर इज नो सच अटेम्प्ट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी। मैं सिर्फ यहाँ पे अपने थॉट्स रखने आया हूँ कि भाई मुझे जो लगता है वो बात एकदम क्लियर है एंड दैट इज स्पेसिफिक एंड उसी चीज के ऊपर मैं अपनी राय रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ 4-5 पॉइंट्स है जिनके ऊपर काफी स्पेकुलेशन चल रहे हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ चैटर अराउंड। जिसमें पहला एक स्पेकुलेशन ये आ रहा है कि पेपर पैटर्न जो है अब वो चेंज हो जाएगा फॉर जून 25 एंड दिसंबर 25 एग्जामिनेशंस। तो ये पेपर पैटर्न में एक बदलाव आने वाला है। फॉर दोज हु डोंट नो, अभी पेपर पैटर्न बहुत सिंपल है इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट 30 मार्क्स का एमसीक्यू देता है जिसमें 2-2 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं एंड उसके बाद में दे आर आस्किंग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें 7-7 मार्क्स के दे आर आस्किंग यू काफी सारे क्वेश्चंस। बट दे क्योंकि सबका पेपर पैटर्न थोड़ा थोड़ा अलग है, बट रफली दे वांट यू टू सॉल्व अराउंड 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। कम से कम 14 ऑप्शंस रहते हैं जिसमें से आपको ये अपने 10 ऑप्शंस को अटेम्प्ट करना होता है। एंड ये पेपर पैटर्न में देयर इज अ क्लियर डिवाइड कि एक सब्जेक्टिव एरिया है जहां पे या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या फिर में थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो है सेक्शन बी जिससे आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है एंड सेक्शन ए है जिससे 30 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। और जो 30 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है उसमें एमसीक्यूज हैं, 15 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के। तो ये पेपर पैटर्न में चेंज होगा ऐसा बोला जा रहा है। कितना होगा कितना नहीं होगा पता नहीं, मैं उसके ऊपर अपना जवाब दूंगा। अगला जो स्पेकुलेशन चल रहा है वो ये है कि क्वेश्चंस अब 3 कैटेगरी में बांटे जाएंगे एंड ऑब्वियसली ऐसा बता के नहीं आएगा पेपर में कि क्या इजी है क्या मॉडरेट है क्या हार्ड है, बट इस तरह से बांटे जाएंगे कि क्या इजी है क्या मॉडरेट है क्या हार्ड है एंड पेपर को ओवरऑल थोड़ा सा वापस रीबिल्ड किया जाएगा एंड इसमें कैटेगराइजेशन करके इजी हार्ड मॉडरेट क्वेश्चंस को फिट किया जाएगा। अच्छा ठीक है। इसके बाद में ओवरऑल डिफिकल्टी के बारे में बोला गया कि इट विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, यानी अभी तक जो पेपर आ रहे थे उससे ज्यादा हार्डर पेपर्स आपको आगे फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। विल ऑल्सो टॉक अबाउट दिस। एबीसी एनालिसिस के अराउंड चैटर काफी है कि इट विल नॉट वर्क। अब एबीसी एनालिसिस करने वाले बच्चे तो भैया आपका कुछ नहीं होने वाला। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। एंड फिर फाइनली कि सिर्फ डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जो हैं वही आगे निकलेंगे एंड जो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो आगे नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, सो इतना सारा अपने पास में स्पेकुलेशन है। कई टीचर्स ने आई होप कि कोई काउंसिल मेंबर के थ्रू ये इंफॉर्मेशन पास की है। इंस्टीट्यूट के इसके ऊपर में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है एंड आई होप कि क्लैरिफिकेशन या तो आ जाएगा या तो एकदम ही नहीं आएगा। पर इन सारी चीजों पे मेरे क्या राय है, अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ आ भी जाता है कल को तो भी मेरी क्या राय है वो राय मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक एक करके सारे पॉइंट को कवर करें। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं तो देखो करंट पेपर पैटर्न जो है ना ये अभी मैं कह सकता हूं दिसंबर 2023 में चेंज हुआ था। जून 23 तक एक अलग पेपर पैटर्न चल रहा था इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 2022 का सिलेबस लॉन्च हुआ था जून में ही। सो इन्होंने जून में एक पेपर पैटर्न रखा था जो कि इनको एकदम पसंद नहीं आया एंड दे चेंज्ड इट इन दिसंबर। क्या उसके लिए कोई नोटिफिकेशन आया था? द आंसर इज नो, नहीं आया था। कैसे पता चला था सर? स्ट्रेट अवे जब चेंज हुआ तो वो चेंज आया था एमक्यूपी में। यानी कि अगर पेपर पैटर्न में कोई बदलाव होगा तो वो बदलाव की इंफॉर्मेशन अगर अभी किसी के पास आ भी गई है तो भी एग्जैक्ट पेपर पैटर्न क्या होने वाला है वो नहीं पता चलेगा। कब तक? जब तक नया एमक्यूपी नहीं आता। जितना अभी जून का एग्जाम दूर है उस हिसाब से तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि अभी बहुत समय तक ये पता ही नहीं चलेगा कि पेपर पैटर्न क्या चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है नहीं पता रहेगा। ये आपको एमक्यूपी जून 2025 की जब आएगी तभी पता चलेगा, विच आई थिंक अप्रैल से पहले तो नहीं आएगी।
इसके अलावा अभी 3 ही टर्म्स बीते हैं जब ये पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है, सिलेबस भी नया है, इंस्टीट्यूट इज हैप्पी विद द पेपर पैटर्न। मुझे थोड़ा कम लाइकली लगता है कि पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस आ जाएंगे। हालांकि एक चेंज मैं भी देखना चाहता हूं, जो एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज अभी थोड़े ज्यादा मार्क्स के लगते हैं मुझे, मतलब 2 मार्क्स मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। वो 1 मार्क्स होना चाहिए था कायदे से, बट 1 होने से पेपर विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, या बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 30 एमसीक्यू सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो एज ऑफ नाउ इंस्टीट्यूट 15 पे है, क्या पता है इसको चेंज करना चाहे, क्या नहीं करना चाहे। अब इस चीज को मैं एस्टैब्लिश नहीं कर सकता कि ये होने वाला है, क्योंकि मैं नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है क्या मालूम ये चेंज कभी ला देगा इंस्टीट्यूट, तो ला देगा, बट लाएगा तब का तब। अभी फिलहाल के लिए जो पेपर पैटर्न है मेरे हिसाब से इट इज कंसिस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर पैटर्न बहुत सुंदर सा है, एंड इसके साथ इंस्टीट्यूट कंटिन्यू कर सकता है इवन फॉर 2025 एग्जाम्स। ओके, नेक्स्ट अपना क्या था भाई, पेपर पैटर्न में कैटेगराइजेशन होगी, इजी, हार्ड, मॉडरेट, ऐसा करके ये लोग डालेंगे। तो इसमें मेरा जवाब है भैया मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो डिफिकल्टी ना अपने अपने परसेप्शन पे डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे कैसे, एक्सप्लेन कीजिए, मैं करता हूं। अभी दिसंबर 24 के जब एग्जामिनेशन हुए, मुझे लगता है उसी के बाद ये ना बहुत ज्यादा जो स्पेकुलेशन है ना उसके बाद ही शुरू हुई है। हम टीचर्स को ऐसा लगता है कि दिसंबर 24 के जो पेपर्स थे वो बहुत ज्यादा इजी आए। आप किसी भी पेपर का एग्जाम दे रहे थे, हमारे हिसाब से वो रिलेटिवली इजी था। एंड एक टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, जनरली सभी टीचर को ऐसा लगा। लेकिन स्टूडेंट कम्युनिटी तो कुछ और ही सोचती है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉस्टिंग मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक पेपर था, मैनेजेबल पेपर था, लेकिन फिर भी मुझे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं जहां पे बच्चे बोल रहे हैं सर हम कॉस्ट में ही फेल होने वाले हैं। अच्छा, हमारे हिसाब से तो पेपर इजी था, आप फेल होने वाले हो। अच्छा, फिर एफएमबीडीए के लिए आया तो एफएमबीडीए मैंने बोला इजी पेपर है, उसमें स्टूडेंट्स का भी जनरल रिव्यू यही है कि हाँ सर पेपर इजी था, हमारे लिए ठीक गया। फिर आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टूडेंट्स को आमतौर पे थोड़ा ट्रिकी लगा, हम लोग को भी एज टीचर्स लगा कि ठीक है, लेकिन फिर भी मैनेजेबल लगा, मॉडरेट लगा। फाइनल की बात करूं एसएफएम की, तो एसएफएम में मैंने कहा था मॉडरेट पेपर है, इजी तो नहीं है, जबकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने इजी बोला था, और फिर कुछ स्टूडेंट्स ने वापस ये कमेंट किया कि नहीं सर मॉडरेट भी नहीं था, ये तो हार्ड था। तो एक ही पेपर कुछ लोगों के नजरिए से इजी हो जाता है, कुछ लोगों के नजरिए से मॉडरेट हो जाता है, और कुछ लोगों के नजरिए से हार्ड हो जाता है। ये तो परसेप्शन पे डिपेंड करता है। कौन डिसाइड करेगा कि ये क्वेश्चन हार्ड है या इजी है? एक हार्ड क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस करने पे वो इजी नजर आने लग जाता है, तो हाउ डू वी नो कौन सा इजी, कौन सा मॉडरेट, कौन सा हार्ड होने वाला है? ये परसेप्शन टू परसेप्शन डिफर करता है, एंड इस तरह से कोई भी कैटेगराइजेशन इंस्टीट्यूट करेगा वगैरह वगैरह वगैरह, आई डोंट थिंक सो। ऑल्सो इस पे अगर एक कैटेगरी परसेंटेज वाइज भी हम लोग डिटरमाइन कर भी लें, तो वो परसेंटेज भी इंस्टीट्यूट फॉलो करता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एफएमबीडीए जो है, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट ए है एंड वी हैव डेटा एनालिटिक्स एज पार्ट 2, तो पार्ट ए का इंस्टीट्यूट की तरफ से बोला हुआ है 80% वेटेज है, एंड पार्ट बी का वेटेज है 20%। जबकि सच्चाई यह है कि एग्जामिनेशन में 31 मार्क्स का आता है, रिलेटिवली ऑन एन एवरेज, थोड़ा 19-21 होता है, बट 31 मार्क्स के आसपास का आता है फ्रॉम बीडीए। तो आप इसकी वेटेज कैसे डिसाइड कर रहे हो? हाउ आर यू सेइंग कि वो 20%? अब कई बच्चे ये बोलेंगे सर वो 128 मार्क्स में से 31 है, इसलिए शायद इसको ऐसे बोला जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो वैसा बोला जा रहा है, पर उसको अगेन हर परसेप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो कितना वेटेज ले जाना चाहता है। कुछ लोग इसको 10% के वेटेज पे ले आते हैं बाई नॉट अटेम्प्टिंग बीडीए, कुछ लोग इसको पूरा 31 मार्क्स अटेम्प्ट करके 31% के वेटेज पे भी ले जा सकते हैं। सो ऐसे एक बहुत बड़ा रेंज निकल करके आता है। एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देना कि भाई 20% हम बीडीए पूछेंगे और फिर 20% आप पूछते हो, ऐसा कभी नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू अटेम्प्ट द पेपर, और वो 10 से 31% का बीच का एक नंबर बन जाता है। तो परसेप्शन टू परसेप्शन ये डिफर करता है, एंड आई डोंट रियली थिंक कि इस तरह का है। हाँ, ये मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को पहले भी बोला है कि देखो क्वेश्चन पेपर में ना 2-3 ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जो या तो नए सवाल होंगे, या तो कॉम्प्लेक्स होंगे, या एक्चुअल में डिफिकल्ट होंगे। मैंने स्टूडेंट्स को इन जनरल ये बता रखा है कि आप जो क्लास में करके जाते हो या फिर जो प्रैक्टिस के दौरान करते हो वही इजी कैटेगरी है, उसके अलावा सब कुछ डिफिकल्ट कैटेगरी है। तो ऐसे में ना देखे हुए सवाल एग्जाम में 2-3 तो हर पेपर में नजर आते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं वो डिफिकल्टी है। तो ये तो हमेशा से होता है। क्या किसी भी पेपर में ऐसा होता है कि भाई सब देखा हुआ भाई हमारा तो सारा ही आ रहा, हमारे तो 100 में 100 आ रहे हैं, या फिर 80-90 ऐसे आ रहे हैं? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता है। इन जनरल मैंने देखा है सीएमए इंटरमीडिएट लेवल पे और फाइनल लेवल पे गुड स्कोर्स आर एट अराउंड 50, 60, 70। 50 से 70 के ब्रैकेट में देर आर ग्रेट स्कोर्स। 70 के ऊपर में मतलब बहुत ही अफलातून स्कोर है। तो ऐसे में हाउ कैन वी से दैट द पेपर राइट नाउ इज वेरी इजी?
नो, आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से पेपर में आज भी डिफिकल्ट एलिमेंट्स भी हैं, एंड कई जगहों पे आपको दिख जाएंगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो देख के समझ में आते हैं ये नहीं बनेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जनरली हम लोग बोलते हैं कि भाई जो 14 नंबर का क्वेश्चन है उसको हाथ मत लगाना। क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी नो कि वो क्वेश्चन हाथ लगाने लायक नहीं होगा। तो क्या वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आज पूछे नहीं जा रहे हैं? पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कि कोई अलग से एक शाउट आउट की दरकार है, आई डोंट थिंक सो। अभी जैसा चलते आ रहा है उसमें भी एक बढ़िया मिक्सचर रहता है इजी, हार्ड और डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो भी मॉडरेट क्वेश्चन का, एंड हम उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं एबीसी एनालिसिस टूल। उसके बारे में भी बात करेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल पे। तो डिफिकल्टी लेवल पे बोला जा रहा है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एकदम भी नहीं लगता मुझे। आज जिस लेवल के पेपर आ रहे हैं उसे मॉडरेट लेवल पे ही स्केल करना चाहिए। ऑल्दो टीचर के तौर पे, एक फैकल्टी के तौर पे मुझे इजी लग रहे हैं पेपर्स, बट एज ए स्टूडेंट वो मॉडरेट लेवल पे होंगे। कईयों को इजी लगेंगे, कईयों को हार्ड लगेंगे। ओवरऑल लेवल मॉडरेट है। अब आप हार्ड लेवल पूछेंगे तो जो सीएमए एफएम के पेपर्स होते थे 2016 सिलेबस में, तो उसमें लास्ट सेकंड और लास्ट थर्ड टर्म में जो क्वेश्चंस आए थे, ओ हो पेपर वो था, डिफिकल्टी वो थी। इस तरह के क्या पेपर्स आ सकते हैं? एकदम आ सकते हैं। बट क्या ऐसे ही पेपर्स आएंगे, लगातार आएंगे? इसका कोई जवाब नहीं जानता। नोबडी नोज कि इस तरह का काम होगा क्या। सो डिफिकल्टी अचानक से होता है। हर 3 साल 4 साल में एक बार ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पेपर को पकड़ते हैं ये लोग और उसको टारगेट करते हैं, नॉट जस्ट फॉर वंस बट 1 2 3 बार लगातार टारगेट करते हैं। फाइनल में जैसे एसएफएम और सीएफआर के साथ ये लोग कर रहे थे, इस बार इजी पेपर पटका। तो ऐसे ये लोग करते हैं, कभी कभी पकड़ते हैं किसी चीज को, उसको बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं, और ये हमेशा होता है। 8 पेपर में 2 पेपर तो बहुत डिफिकल्ट करते ही हैं ये लोग। तो ये तो कॉमन चीज है, इसमें अगेन कोई एक अलग से फिनोमेनन नहीं है ये। मेरे हिसाब से इट्स अ नोन थिंग। पहले भी पेपर्स ओवरऑल मॉडरेट थे, आज भी ओवरऑल मॉडरेट है। कुछ पेपर्स को टारगेट करता है इंस्टीट्यूट, विच वी ऑल नो। ओके सर, एबीसी एनालिसिस के ऊपर में भी अब बताओ कि एबीसी एनालिसिस क्या काम नहीं आएगा क्या? तो यार मेरा इसमें एक स्टेटमेंट बोलने का है कि एबीसी एनालिसिस इज अ ब्रिलियंट टूल, इट इज नॉट द एंटायर फैक्ट्री। हम भी जब एबीसी एनालिसिस करते हैं तो हमारा एबीसी एनालिसिस करते वक्त ये रुझान नहीं रहता है कि बस ये देख देख के जाएंगे और बाकी कुछ देखेंगे ही नहीं। हम जब पूरी तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद में पेपर पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, और पेपर पैटर्न को ऑब्जर्व करके आपके लिए एबीसी एनालिसिस का एक टूल लेकर के आते हैं। इट इज लाइक फाइंडिंग आउट कि उसी पेपर पैटर्न में कौन से इजी एरियाज हैं, कौन से डिफिकल्ट एरियाज हैं, कौन से मॉडरेट एरियाज हैं। यही जिसके बारे में बात हो रही है कि इजी, मॉडरेट और हार्ड, हम उसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी चीज का एबीसी एनालिसिस बना करके आपको देते हैं। ये पेपर पैटर्न पे डिपेंड करता है, तो ये एकदम सच बात है। अगर पेपर पैटर्न चेंज होता है तो एबीसी एनालिसिस चेंज करना पड़ेगा, एकदम सच बात है, उसमें मेरा कोई डिनायल नहीं है। पर क्या एबीसी एनालिसिस इज नॉट अ गुड टूल? इट इज अ ब्रिलियंट टूल। अब ये क्या है, समझिए मेरी बात। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको मैं। विराट कोहली आजकल टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं। 5th या 6th टर्म की बॉल को निक करते हैं, एज होकर के बाहर आउट होते हैं। ये चीज की ऑब्जर्वेशन सारी टीमों ने करी है। विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन। सिर्फ ये सोच करके ऐसे निहत्ते नहीं हो जाते कि ठीक है विल जस्ट गो एंड बॉल और फिर देखेंगे वो आउट होता है कि नहीं होता है। नहीं, दे हैव फाउंड आउट कि विराट कोहली को कवर ड्राइव खिलवाएंगे या फिर ड्राइव खिलवाएंगे और वो अपना विकेट देकर के जाएगा। सो इस चीज की ऑब्जर्वेशन एकदम स्टैटिस्टिकली होती है। टीम के जो कोचेस हैं, टीम का जो सपोर्ट स्टाफ है, वो बैठ करके एक एक प्लेयर का ऑब्जर्वेशन करता है कि ये कैसे आउट होता है यूजुअली, और उसी हिसाब से उसकी वीकनेस पे उसको खिलाते जाते हैं जब तक वो आउट नहीं हो जाए अपने मैच में। ये चीज क्रिकेट पे भी लागू होती है। क्रिकेट भी कोई ऐसा गेम नहीं है जहां पे सब बाई चांस हो रहा है। हर विकेट के लिए प्लानिंग हो रही है, हर विकेट के लिए मेहनत हो रही है, लगातार एक लाइन में बॉलिंग हो रही है। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज डेटा देख करके उन्होंने भी कोई ना कोई एबीसी एनालिसिस किया। उनका अलग नजरिया उसको बात बोलने का, लेकिन उनको भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता है ऑफ द प्लेयर। जैसे एग्जांपल के तौर पे रोहित शर्मा के सामने कोई जाएगा, वो उसको शॉर्ट पिच बॉल करेगा ये सोच करके कि ये इस पे आउट हो जाएगा, तो वो बेवकूफी है। हाउ डू वी नो दिस? क्योंकि हमने उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, नहीं होता वो आउट, वो छक्का मारता है उस बॉल पे। तो ये अपने को समझना पड़ता है, और ये समझने के लिए डेटा चाहिए, और वो डेटा जब हमारे पास है तो हम उससे एक टूल बनाए जिसे हम कहते हैं एबीसी एनालिसिस टूल। तो ये हमारी मेहनत को और बेहतर करता है। क्या ये हमारी मेहनत को रिप्लेस करता है? द आंसर इज ऑब्वियसली नॉट। आप बिना क्लासेस किए, बिना सेल्फ स्टडी किए, सिर्फ एबीसी एनालिसिस करके एग्जाम में जाकर के बहुत अच्छा नहीं कर सकते। यू मे स्टिल बी एबल टू स्कोर सम मार्क्स, लेकिन जाकर के एकदम चीरफाड़ मचा दोगे, 70-80 ले आओगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने तैयारी अच्छी करी है और आप बिना पेपर पैटर्न देखे, बिना एबीसी एनालिसिस को देखे एग्जाम में उतरते हो, और एग्जाम में अचानक से आप किसी चीज से सरप्राइज होते हो, तो याद रखिए पेपर में बढ़िया प्रिपेयर्ड होने वाले बच्चे भी फेल हो जाते हैं। आपने भी एग्जांपल्स देखे होंगे कि अच्छे पढ़ाई किए हुए बच्चे फेल हो जा रहे हैं, और जिन्होंने एवरेज पढ़ाई करी थी लेकिन एवरेज करी थी, वो भी पास हो जाते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज दे हैव मोर अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट पेपर पैटर्न वुड लुक लाइक।
अब ऐसे में अगर पेपर पैटर्न सच में चेंज हो जाता है जून 25 के पहले, तो एज अ स्टूडेंट आपकी ये ड्यूटी बनेगी कि उसके हिसाब से अपनी एनालिसिस को चेंज करें। ये एबीसी एनालिसिस भी हम लोग बना के देते हैं एज अ टीचर आपको, लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं है कि हम ही बना करके दें, आप ये खुद भी बना सकते हैं। और अगर आप खुद से बनाते हैं तो जून 25 का जब एमक्यूपी आए, आपको बस ये चेक करना है कि क्या वो एमक्यूपी का पेपर पैटर्न पहले से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, नहीं है तो पुरानी एबीसी एनालिसिस काम आएगी, और अगर वो चेंज है तो विल टॉक अबाउट दैट। इसके अलावा हाँ, ये बात भी मैं मानता हूं, एमक्यूपी में जो आता है, एक्चुअल पेपर में जो आता है, वो डिफरेंट पैटर्न का हो सकता है। हम सभी इस चीज के इंतजार में हैं, लेकिन सीएम इंस्टीट्यूट को जितने टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कंसिस्टेंटली बोला जा सकता है कि ये लोग इस तरह का हंगामा नहीं करते हैं जल्दी से। सीए में हो जाता है, लेकिन सीएमए में आमतौर पे नहीं होता। इनके एमक्यूपी का जो पैटर्न होता है, एग्जाम का एक्चुअल पैटर्न भी उससे मिलता जुलता ही होता है इन मोस्ट केसेस। तो इसको लेकर के भी अगर कोई एक टेंशन फैलाना हो तो लो, मैं अभी बोल देता हूं एमक्यूपी चाहे जो पेपर अलग आएगा, लो एक नई वेव शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। जो आएगा हम देखेंगे, उसी हिसाब से करेंगे। कल को एग्जाम में पेपर पैटर्न सच में बदल भी जाए कोई कारण से, कोई बात नहीं, हमें टेंशन नहीं लेना है। इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू ऑब्जर्व कौन सी चीज इजी और कौन सी चीज हार्ड है, विल बी एबल टू डिफरेंशिएट देम इन द एग्जाम एंड विल बी एबल टू डू इट रियली वेल। एंड फाइनल पॉइंट क्या था? फाइनल पॉइंट था सिर्फ डेडिकेटेड स्टूडेंट्स ही एग्जाम पास करेंगे। तो इस पे मेरा जवाब यही है कि क्या अभी तक ऐसा नहीं था? क्या आज तक भी सिर्फ डेडिकेटेड स्टूडेंट्स ही एग्जाम पास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। किसी को भी फ्री फंड में पास नहीं किया गया है। किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ ओनली लक, नो मेहनत, उसने एग्जाम निकाला होगा। एकदम भी नहीं, मेहनत तो सबने करी होगी। कई कई बहुत मॉडेस्ट होते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं हम तो लक से निकल गए, अलग बात है। बट इन जनरल मेहनत सबने करी है। किसी को लक ने फेवर किया, किसी को नहीं किया, पास फेल हो गए, अलग बात है। लेकिन डेडिकेशन के बिना एग्जाम नहीं निकल सकता, ये सत्य है। आपको भी अपने एग्जामिनेशन के लिए जो कि 2025 में होने वाले हैं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अपने कॉन्सेप्ट्स को रिबिल्ड करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना पड़ेगा, और उसके बाद रिवीजन के दौरान एबीसी वेबीसी सब करना होगा, मॉक देने होंगे, सब काम करना होगा। तो प्रोसेस हमेशा सेम है, आपको हर बार पढ़ाई करनी है। पर क्या उसके लिए अलग से आज के दिन पे कोई टेंशन लेने का दरकार है? तो मेरा जवाब होगा डोंट वरी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।